हीरे की बात करें तो पूरी दुनिया में से 90% हीरे सिर्फ अकेले भारत से ही एक्सपोर्ट होते हैं और इस 90% में से भी 99% सिर्फ एक ही शहर यानी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में से तराशे जाते हैं। लेकिन भारत इतने बड़े स्तर पर डायमंड माइनिंग नहीं करता। अगर जेमस्टोन यानी रत्न की बात करें तो हमारा देश टॉप 10 में भी नहीं आता। लेकिन फिर भी भारत दुनिया भर का डायमंड कैपिटल कैसे बन गया, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साल 1726 तक पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश था जहां डायमंड मिलते थे और वो था अपना देश भारत, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना में दुनिया के सारे डायमंड माइन किए जाते थे। लेकिन उस समय पर सूरत डायमंड से बहुत ज़्यादा दूर हुआ करता था और डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत में टेक्सटाइल और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। तो सूरत इसके बीच में कहाँ से आता है, इसके बारे में जानने से पहले हमें डायमंड का बिजनेस किस तरीके का बिजनेस है ये जानने की ज़रूरत है। हीरे दुर्लभ नहीं होते, यानी इनको खोजना इतना ज़्यादा भी मुश्किल काम नहीं है। अगर हम ज्वेलरी वाले स्टोन की बात करें, जैसे डायमंड या रूबी, कोई भी जेमस्टोन ले, इन सब में डायमंड सबसे ज़्यादा आम होता है और दुनिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में डायमंड माइन किया जाता है। साल 1800 तक चाइना, ब्राज़ील, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और साउथ अफ्रीका आदि जैसे देशों में डायमंड मिलना शुरू हो गए थे। 1938 में अ डायमंड इज़ फॉरएवर नाम से एक अभियान शुरू हुआ। आपने आज भी विज्ञापन में इसको सुना होगा और इसका इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी देशों के नागरिकों को ये बताया गया कि हीरा प्यार की निशानी है और सभी पतियों या प्यार करने वालों को एक महंगा हीरा खरीद के प्यार दिखाना ज़रूरी है। उसके बिना वे अपना प्यार जाहिर ही नहीं कर सकते। और ये अभियान अ डायमंड इज़ फॉरएवर इतनी चालाकी से चलाया गया कि हीरे की कीमत सिर्फ अगले 10 सालों में ही 80% तक बढ़ गई। 1940-50 के समय जब यूरोप युद्ध से उभर रहा था, अमेरिका की इकोनॉमी अपने चरम पे थी, तब हीरे की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन इस समय तक भारत से कच्चे हीरे ही एक्सपोर्ट हो रहे थे, जबकि उनको यूरोप और अमेरिका में तराशा जाता था। तब सूरत और नवसारी के कुछ परिवारों ने यहाँ एक मौका ढूंढा। यहाँ हीरे की कटाई करने वाले कुछ व्यापारी रहा करते थे, जिनको जेमस्टोन कटिंग का काफ़ी ज़्यादा अनुभव था। और जैसा कि यूरोप और अमेरिका में कॉलोनाइजेशन के समय सूरत से कपड़े एक्सपोर्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से व्यापारिक रिश्ते पहले से ही जुड़े हुए थे और सूरत व नवसारी में बसे हुए डायमंड व्यापारियों के परिवारों ने डायमंड कटिंग का काम यहाँ से शुरू किया। यहाँ पर मध्य प्रदेश के पन्ना से निकले जाने वाले हीरों को तराशने के लिए पहले ये काम शुरू किया गया। जब यूरोप में डायमंड एक्सपोर्ट हुए तब वहाँ के लोगों को दो चीज़ें समझ में आई। पहली तो ये कि डायमंड की कटिंग के लिए यूनिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी बनती थी। और दूसरा, भारत में लेबर बहुत ही सस्ता था और भारत में अ डायमंड इज़ फॉरएवर अभियान इतना ज़्यादा सफल साबित नहीं हुआ था। इसी कारण सूरत और नवसारी में से डायमंड की कटिंग कराना और यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बेचना बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता था। धीरे धीरे समय के साथ ऐसी चीज़ें शुरू हो गई जहाँ पर रशिया, यूरोप और साउथ अफ्रीका जहाँ पर भी हीरे मिलते थे, उनको सीधा सूरत में भेज दिया जाता था। वहाँ पर कारखानों में इनकी कटिंग और पॉलिश जैसे काम किए जाते थे और उसके बाद डायमंड को सूरत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने मॉडर्न टेक्निक अपना ली और जैसा कि भारत में पहले की तरह लेबर बहुत ही सस्ती रही, इसके कारण ये प्रोसेस और भी सस्ती हो गई। इसी कारण सूरत में बहुत बड़े बड़े डायमंड हाउस बन गए और इस प्रकार सूरत इंडिया का 99% के साथ डायमंड कैपिटल बन गया। दुनिया में अगर कहीं पर 12 हीरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो उन 12 में से 11 हीरे सूरत में ही तराशे और काटे गए होते हैं और इन्हीं कुछ कारणों से सूरत की ग्रोथ पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा होती गई। अगर आज की बात करें तो सूरत के सामने एक बड़ी मुश्किल भी खड़ी हुई है और वो इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी की। एक समय पर हीरो को सी रूट से एक्सपोर्ट किया जाता था, जो बहुत ही अनसेफ और रिस्की होता था।
लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा वैसे वैसे हीरे की ट्रांसपोर्ट के लिए एयर ट्रांसपोर्ट एक मुख्य माध्यम बन गया। और जैसा कि हम जानते हैं, सूरत में अच्छी एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, तो दूसरे देशों से जो भी बड़े बड़े खरीदार आते थे वो सूरत की जगह मुंबई को प्रीफर करते थे। इसी कारण डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत के हीरा व्यापारियों को अपने हीरे मुंबई में जाकर बेचने पड़ते थे और वहां से इंटरनेशनल एक्सपोर्ट अपना सामान लेकर चले जाते थे। इन सब में प्रॉब्लम यहाँ पर ये खड़ी होती है कि हीरा एक बहुत ही कीमती चीज़ है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के समय पर उसका इंश्योरेंस करवाना एक बहुत ही अच्छी बात है, ताकि कोई भी हानि, नुकसान या चोरी हो जाए तो कम से कम इंश्योरेंस के जरिए व्यापारी अपना नुकसान होने से बचा सके। इसीलिए लगभग सारे के सारे हीरे जो सूरत और मुंबई के बीच में ट्रांसपोर्ट होते हैं उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हीरा इतनी महंगी चीज़ है तो इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए बहुत ही ज़्यादा चार्ज करती है। और क्योंकि सारे के सारे व्यापारी इतने बड़े स्तर पर काम नहीं करते, तो ज़्यादातर केस में ये इंश्योरेंस का खर्चा पूरे के पूरे डायमंड के खर्चे के लगभग 20% के आसपास तक हो जाता है। और सालों से ये छोटे व्यापारी इसी इंतज़ार में हैं कि उनको अच्छी कनेक्टिविटी मिले और इसके लिए उनको मुंबई ना जाना पड़े और यही सूरत में ही सारे हीरो को बेचा जा सके। इसके लिए यहाँ पर ये किया गया कि मुंबई में जो एक्सचेंज होता था, जहाँ पर दूसरे देशों से हीरे के जो खरीदार आते हैं उनको सीधा सूरत बुलाने के लिए सूरत डायमंड बोर्ड की स्थापना की जा रही है। 6.6 मिलियन स्क्वायर फीट में फैली हुई इस जगह में लगभग 4200 से ज़्यादा ऑफिस बन रहे हैं और बोली लगाने के लिए यहाँ पर ऑक्शन और सेलिंग रूम भी अलग से बने हुए होंगे, जिसके ज़रिए प्लान ये है कि दूसरे देशों के व्यापारियों को सीधा सूरत से हीरे खरीदने के लिए मजबूर किया जाएगा और उसके बाद वो अहमदाबाद के ज़रिए दूसरे देशों में जा सकते हैं। क्योंकि अहमदाबाद में अच्छी एयर कनेक्टिविटी मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल अभी मुंबई की अहमियत बनी रहेगी। लेकिन जब नवसारी में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा तो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया सूरत की मुंबई पे निर्भरता पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा होने में अभी लगभग 8 से 9 साल और लग सकते हैं। तो इस तरीके से सूरत ने हीरा कटिंग और पॉलिश में अपनी बादशाहत कायम की थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।